हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं बच्चों सॉल्व करने जा रहा हूं और आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 का ए विविक्तिकर ज्ञात करें, मूल की प्रकृति बताएं और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, है ना। हमें 5 नंबर में देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, क्लियर है, और ये तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों, चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा सेक्शन सी, जहां से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है, 4x² माइनस 4√3x प्लस 3, ये हमारा है समीकरण। तो हम यहां से साफ साफ ये बता सकते हैं कि मेरा a का मान 4 होगा, है ना, और b का मान -4√3 होगा यहां से, है ना, और c का मान यहां से 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम a, b और c का मान निकाल लिए। चलिए, तो सबसे पहला हमें a नंबर पे फाइंड करना है इसका विविक्तिकर, है ना। तो चलिए, विविक्तिकर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ये होता है b² माइनस 4ac। सिंपल इस फॉर्मूला में रखिए और हम सिंपली इसको गुना भाग कर लेंगे ना। तो b का मान कितना हमारे पास है बच्चों, तो b का मान है हमारे पास, ये देखिए -4√3, तो रख दिए -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac, तो 4 और a की जगह पर है मेरे पास 4, तो यहाँ रख दिए 4, और c की जगह पर है 3, तो यहाँ रख दिए 3। क्लियर है, तो हमारे पास है यहाँ -4√3 का होल स्क्वायर। तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, -4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये मिलता है 16, है ना, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा ×3, इसलिए हम लिखे 16 × 3। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं बच्चों हम लोग, तो यहां से हमारा 4 गुना 4 गुना 3, तो 4 चौके 16 तिया 48, तो यहां से मिला 4 चौके 16 गुना 3 मिल रहा है ना, और यहां से भी 16 गुना 3, तो ये तो मिल गया मेरा 0 हो जाएगा, फिर 16 तिया 48, 16 तिया 48, है ना, घट के 0 मिलेगा, यानी कि बच्चों हमारा विविक्तिकर कितना आ गया, 0। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति, है ना। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम देख रहे हैं, चूंकि मेरा विविक्तिकर बराबर 0 आया है, ठीक है, अगर जब मेरा विविक्तिकर 0 आता है ना, क्लियर है, तो हमारा 2 बराबर और वास्तविक मूल होता है। ठीक है बच्चों, 2 बराबर और वास्तविक मूल होता है। आए बात समझ में। चलिए, अगला हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है ना। तीसरा क्वेश्चन सी नंबर में हमें मूलों को ज्ञात करना है। तो अगर इनके मूलों के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, है ना, तो जब बराबर मूल होते हैं, है ना, तो उसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला मेरा, ये देखिए, x बराबर होता है -b/2a लगाना है। क्लियर है, सीधा फॉर्मूला, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है x बराबर, क्या फॉर्मूला है हमारा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना, /2a था। तो ये तो मेरा b² माइनस 4ac पहले से 0 हो गया, इसीलिए सिंपली मेरा ये फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से फॉर्मूला पे रख दिए हम सारा, -b का मान कितना रखेंगे, तो फॉर्मूला वाला माइनस देखिए यहाँ पर है ना, और b का मान यहाँ पर रख दिए हम। ठीक है बच्चों, उसके बाद /2a करना है, तो 2 × a का मान कितना है, 4 है, तो रख दिए, है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से मेरा ये माइनस और ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया, है ना, तो क्या मिला, 4√3 और बटा में 4 दूनी 8। क्लियर है, तो 4 से कट गया मेरे पास यहाँ पर, 4 × 4 और 4 दूनी 8, तो क्या मिलेगा, √3/2, ये मिला मेरा x का मान। तो चूंकि मेरे 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे तो बराबर होगा, इसलिए मेरा इसके जो मूल होंगे दोनों सेम सेम आएगा, दोनों मूल बराबर आएगा। आया बात समझ में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और साफ सुथरा सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है
है ना बच्चों। और ये हमारा एक प्रमेय है, आप पढ़े होंगे प्रमेय 6.1, है ना, 6.1 या 6.2 होगा आपका, आप किताब में देख लीजिएगा। और ये प्रमेय, इस प्रमेय का जो नाम है बच्चों, इसका नाम है हमारा बीपीटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। और ये थ्योरम आता ही आता है, इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम नाम है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या कहते हैं बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, है ना। तो ये प्रमेय आपको पढ़ के रखना, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके हल के ऊपर, है ना। तो इसका हल होगा हमारा, चलिए देखते हैं यहां से। तो ये देखिए, ये मेरा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। तो क्या कहता है ये प्रमेय, चलिए देखते हैं। तो इस प्रमेय में सिद्ध करना है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे है ना, इस त्रिभुज के, ठीक है, इस त्रिभुज के अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, कोई एक रेखा के समांतर है, तो सिद्ध करना है कि ये जो भुजाएं हैं ये हमारे बराबर अनुपात में विभाजित होंगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। तो यही हमारा थेल्स प्रमेय भी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है ना। यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर एबीसी, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, और इस बीसी के समांतर, है ना, बीसी के समांतर खींची गई रेखा, जो रेखा खींचा गया डीई, क्लियर है, ये हमारे एबी को डी पर काट रही है और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां तक लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक रचना हम लोग को करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर रचना ये करेंगे कि बी और ई तथा सी और डी को मिलाएं। किसको मिलाना है? बी और ई, और सी और डी को यहाँ मिला दिए। क्लियर है? एक रचना यहाँ करना है और फिर डीएम लंब एसी बनाना है, यानी कि एसी पर एक लंब बनाना, ये लंब है ना, एसी ये भुजा था, इस पर हम लंब बना दिए डीएम। क्लियर है बच्चों? और एक लंब बनाना है बच्चों हमारा ईएन, कहां पर? एबी पर, एबी पर एक लंब बना दिए यहां से ईएन। क्लियर है? चलिए इतना काम आप रचना में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप देख लीजिएगा, हमें यह सिद्ध करना है कि एडी बाय डीबी, यानी कि एडी बाय डीबी, है ना, ये भुजा और हमारा एई बाय ईसी बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसका सिद्ध करने की विधि, है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई निकालेंगे पहले, है ना। क्लियर है बच्चों? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, तो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अगर निकाले यहाँ पर, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका? आधार गुना ऊंचाई, सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर मेरे पास ये एडी बेस है तो इसका ऊंचाई ईएन है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए डी ई बराबर हाफ गुना एडी गुना ईएन। क्लियर है बच्चों? ये मेरा हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। उसके बाद एरिया ऑफ बी डी ई निकालते हैं, उसी प्रकार से एरिया ऑफ बी डी ई निकालेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, ये एरिया, इसका एरिया। क्लियर है बच्चों? तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो अगर इसका आधार देखें हम लोग बच्चों, तो यहाँ देखिए बीडी आधार है और ये बीडी आधार होगा तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा? इसका ऊंचाई यही मेरा ईएन ही होगा। है बात समझ में? देखिए ध्यान से, है ना। अगर इस त्रिभुज में हम बात करें, इस त्रिभुज का, ठीक है, तो इसका ऊंचाई किधर बनाएंगे? इसका ऊंचाई हम लोग बनाएंगे इस तरफ से, बाहर से बनेगा इसका ऊंचाई। क्लियर है ना। चलिए देखिए, तो यहां से हम लिखेंगे हमारा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर आधा गुना डीबी इंटू ईएन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसी प्रकार से अब निकालेंगे, फिर से इसी त्रिभुज का एरिया निकालेंगे जब मेरा आधार ये होगा और ऊंचाई ये होगा। क्लियर है? तो फिर से हम निकालते हैं बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। देखिए ए डी फिर से है, तो अब यहाँ पर आधार हो जाएगा, अगर आधार हो जाएगा मेरा, देखिए ए ई, अगर आधार मेरा हो रहा है ए ई, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा? ये वाला ऊंचाई होगा, है ना, डीएम। क्लियर बच्चों? इसलिए हमारा जो हो जाएगा इसका एरिया ए इंटू डीएम। बात समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आगे निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ डीईसी, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। यहाँ देखिए ये त्रिभुज है मेरा, है ना, इसका ऊंचाई किधर बनेगा? इधर बाहर से बनेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें कौन कौन त्रिभुज का हम एरिया निकाले आप देख लीजिएगा, है ना।
बात समझ आ गया आपको। ये 4 त्रिभुज का एरिया आपको निकाल लेना है ना, इसी फॉर्मूला से, सब एक ही फॉर्मूला से। क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, अब देखिए, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई, है ना। इन दोनों का एरिया को हम क्या कर दिए हैं, इन दोनों का एरिया को भाग कर दिए। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई बाई बी डी, तो क्या मिलेगा, हम लिख दिए इधर भी, है ना, हाफ और हाफ वाला पार्ट को। ठीक है, इधर लिख दिए, यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा और यहाँ से ई एन कट जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपको मिल गया, देखिए ए डी बाई डी बी, ये समीकरण 1 हो गया। आए बात समझ में। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इन दोनों त्रिभुजों को भाग करेंगे, ए डी ई बाई डी ई सी को भाग करेंगे, फिर हाफ हाफ कटेगा, डी एम कटेगा, तो क्या मिलेगा, ए ई बाई ई सी मिला। क्लियर है बच्चों। तो चलिए यहाँ से हमें मिला समीकरण 1 और 2, है ना। अब चलिए आगे देखिए, चूंकि त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी आप फिगर में देखते चलेंगे, है ना, एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच में बने हैं। दोनों त्रिभुज जो मेरा है बी डी ई और डी ई सी, देखो ध्यान से, बी डी ई और डी ई सी, है ना, यहाँ देखो बी डी ई, ठीक है, और डी ई सी, ये त्रिभुज को देखो। ठीक है, ये मेरा एक ही आधार पे है, यहाँ पर एक ही आधार हो गया, और एक ही यहाँ पर समांतर में, दोनों की समांतर है बीसी, है ना, एक ही आधार एक ही समांतर में। तो ये क्लास 9वीं का थ्योरम था हमारा कि जब दो त्रिभुज हमारे एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में होते हैं तो दोनों का एरिया बराबर होता है, यानी कि मेरा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी होगा। यानी कि बच्चों अगर हमारा एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी बराबर है, यानी कि हम इस डी ई सी के जगह पर बी ई डी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो फिर तो हमारा समीकरण 1 और 2 तो बराबर हो जा रहा है, इसीलिए मेरा समीकरण 1 और 2 और 3 से, इसको समीकरण 3 मान लिए, तो 1, 2 और 3 से हम सिंपली कह सकते हैं कि मेरा ये दोनों अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी का। क्लियर है बच्चों। ये था हमारा ये थ्योरम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये प्रमेय से, इस थ्योरम से हर साल क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इस थेल्थ प्रमेय को, है ना, आधारभूत समानुपातिता प्रमेय को अच्छे से आप लोग इसको रट लीजिए, बल्कि रट लीजिएगा इसको। बात समझ आ रहा है। क्लियर है बच्चों। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ये है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अपनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों एक 7 मीटर ऊंचा भवन से, चलिए यहाँ पर फिगर देखिए तो आपको समझ में आएगा, है ना। फिगर जरूरी है बनाना, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये मेरा हो गया फिगर। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे पास एक 7 मीटर ये बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया, है ना। इस भवन से कोई व्यक्ति खड़ा होके, है ना, इस टावर जो मेरा सीडी टावर है दिख रहा है, इस टावर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री। उन्नयन कोण ये हो गया मेरा 60 डिग्री। ऊपर जब देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण। क्लियर है बच्चों, है ना। ये मेरा टावर है और इस टावर के जब शिखर पे देखेंगे, ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये 60 डिग्री। आए बात समझ में। और अगर यहाँ से इसके पाद यानी पैर के पास देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं टावर के नीचे, तो ये है मेरा 45 डिग्री। आए बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा है। और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ से हमें बस यहाँ से ज्ञात करना है इस टावर सीडी का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ से ए बी का दूरी मेरा है कितना, 7 मीटर, तो यहाँ से लेके मेरा ई से लेके डी तक का जो दूरी होगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 7 मीटर। ये दूरी देखिए कितना हो जाएगा मेरा 7 मीटर, है ना। ठीक है बच्चों, यानी कि मेरा ए बी बराबर ई डी होगा, इसलिए दोनों दूरी क्या होगा मेरा बराबर होगा, इसलिए ये भी मेरा 7 मीटर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अब अगर हम यहाँ से सिर्फ सीई निकाल ले, है ना, सीई निकाल ले और सीई और इसको जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा ये पूरा टावर का लंबाई। यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो सीई कैसे निकाला जाए इसका उपाय लगाते हैं, है ना। तो सीई निकालने के लिए हमारे पास तो कोण तो दिया हुआ है, लेकिन एक भुजा और निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भुजा, अगर ये भुजा मिल जाता है कोई भी एक भुजा तो हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि पता है ये मेरा बी डी के बराबर में हो जाएगा ये भुजा, है ना, ए ई। क्लियर बच्चों, चूंकि मेरा बी डी के बराबर में होगा ये भुजा ए ई, तो हम तो बी डी निकाल सकते हैं ना, चूंकि ये भुजा दिया हुआ है और यहाँ पर उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखिए आप। क्लियर है बच्चों। यहाँ से अगर हम ए बी बाय बी डी लेते हैं, ए बी मेरा क्या है परपेंडिकुलर, है ना,
यानी कि लंब, ठीक है, P है बाय BD लेते ये क्या है, B है, आधार है। आया बात समझ में? तो P बाय B का क्या मिलेगा, tan थीटा मिलता है। तो P बाय B क्या मिलेगा बच्चों, tan थीटा मिलेगा, है ना। इसीलिए हम लगा दिए बच्चों AB बाय BD बराबर tan थीटा। क्लियर है? तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, हमारा थीटा कितना है हमारे पास 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, है ना। तो हमारा AB बाय BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब AB का मान यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लग दीजिए 7, तो 7 बटा BD बराबर 1, तो BD बराबर मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से ये BD निकाल लिए, आए बात समझ में। तो चूंकि मेरा आता है AE बराबर BD होगा, AE बराबर BD होगा, इसलिए AE मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर। आए बात समझ में। चलिए यहाँ से हमारा AE निकल गया, है ना। अब AE निकल गया है और ये कोण है 60 डिग्री। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से ये वाला ऊंचाई निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लगाएंगे यहाँ से, फिर से मेरा ये लंब हो गया, है ना, परपेंडिकुलर P बाय, और ये फिर से मेरा यहाँ आधार हो गया B, तो फिर लगेगा मेरा tan थीटा। क्लियर है? तो आप लगाइए यहाँ से tan थीटा। तो अब लगाइए त्रिभुज ACE में tan थीटा क्या हो जाएगा, CE बाई AE बराबर tan 60 डिग्री। तो CE बाय 7, AE की जगह पर 7 रख दिए, और tan 60 का मान √3, है ना। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा निकल गया CE का मान, CE बराबर 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। आगे बच्चों हमारा, चूंकि आपको बताए थे कि CD निकालने के लिए हम CD निकालने के लिए EC प्लस ED को जोड़ देंगे। तो ये निकाले अभी हम लोग 7√3 और ये निकाले 7 मीटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 7 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया हमारे पास, √3 + 1 मीटर। बात समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा पूरा टावर का लंबाई। तो इस तरीके से हम टावर का लंबाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर है बच्चों? तो आपका टावर का लंबाई फाइनली मिल गया 7 गुना √3 + 1 मीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर भी है ना। चलिए, तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने 3 बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लियर है? क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।